हेलो बच्चों, PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले यूनिट नंबर 4 कर रहे थे इस समय, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। उसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। आइए देखते हैं उसका दूसरा पार्ट में कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि CBSE बोर्ड में आ चुके हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमने जहाँ तक किया था उसके आगे करेंगे हम लोग। पार्ट 1 आप उसको देख सकते हैं, अपलोडेड है। आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने इन सब क्वेश्चनों को कर लिया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको भी करेंगे हम। हमने ऐड किए हैं अभी। आइए देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे दिया गया है कि एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है आपको जो दिया गया है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का जो है करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस स्क्वायर में। इज केप्ट नियर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो कि रखा गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वायर से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे लूप में भी करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। लॉन्ग स्ट्रेट, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन सोन इन द फिगर, जैसा आपको दिखाया गया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक, ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग द कंडक्टर। तो आपको नेट मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी निकालना है नेट फोर्स का जो कि इस लूप पे वर्क करेगा। आप देखिए, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। वायर है, अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो कितना लगता है, दैट इज I L क्रॉस B, जहां पे मॉड L मॉड B साइन थीटा बनता है, या इसी को हम बोलते हैं F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। सेम ऐसा यहां पे है कि जब वायर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में जहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया गया है आपको, उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब क्रिएट तो ये चारों तरफ होगा। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। तो आप देखेंगे ये किधर होगा, बाहर की ओर होगा। और अगर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर निकालें कि वायर से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, तो ये किधर होगा, अंदर की ओर होगा यहां पे। लेकिन हमें इस तरफ से मतलब नहीं, वहां पे हमें ऐसा कोई लूप नहीं दिया गया, तो हम इससे मतलब रखेंगे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर। अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एक लूप रखा गया है जिसमें क्या है, करंट जो है ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा। 1 एम्पियर करंट है और इसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है और स्क्वायर भी है। तो आप ये समझिए कि अगर हम बात करें कि भाई इस साइड पे फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप देखेंगे इस साइड पे डायरेक्शन पे फोर्स कैसा लगेगा। ये डिपेंड करता है किस पे, L पे, उसकी L लेंथ की डायरेक्शन पे। और सेकंड किस बात पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखें तो किधर है, इस बोर्ड के अंदर की ओर है। और लेंथ की डायरेक्शन हम उधर लेते हैं। देखिए, अब आप लेंथ की डायरेक्शन किधर लेंगे ये आपके मन में आएगा, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि हम जब यहाँ पे लेंथ की डायरेक्शन, बल्कि इसी बोलते हैं हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन को ही लेंथ की डायरेक्शन बोलेंगे, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब करंट इस डायरेक्शन में है तो लेंथ की डायरेक्शन हम इधर ही लेंगे, तो क्या होगा, L क्रॉस B। L क्रॉस B करिए, किधर होगा, L किधर है, ये इस डायरेक्शन में, और B किधर है, अंदर की ओर, तो हम करेंगे L क्रॉस B। L क्रॉस L हमारा इधर है इस डायरेक्शन में, और B क्या है, अंदर की ओर है, तो हम इधर ले आएंगे, कर्व करेंगे हाथ अपनी फिंगर्स को अंदर की ओर, L क्रॉस B। फोर्स किधर गया, इस पे, ऊपर की ओर। ओके। सिमिलरली अगर देखें कि हमारे नीचे के लूप पे जो है फोर्स किधर लगेगा, इस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सेम देखिए, यहां पे हम लेंथ की डायरेक्शन किधर लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, तो हम क्या बताएंगे, L क्रॉस B। L इधर होगा और B करेंगे, नीचे की ओर आएगी। ओके। सेम आपकी 2 साइड सिमिलरली ऐसे और हैं, उन पे भी देखते हैं उन पे कितना होगा। अगर इस वाले डायरेक्शन में देखें, इधर लेंथ की डायरेक्शन ये होगी, L क्रॉस B करेंगे। L क्रॉस, देखिए नीचे की ओर है, ऐसे दिखाते हैं आपको, L क्रॉस B, अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर जाएगा बाहर की ओर। सिमिलरली आप इस पे भी कैलकुलेट करेंगे, इधर आएगा।
लेकिन आप देखेंगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, लेकिन ये कितनी दूरी पे होगा, ये होगा 10 और 20 इसका साइड 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो अगर हम इस पे फोर्स निकालें कि भाई फोर्स, अब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि क्या होगा, दूरी के इनवर्सली होता है, तो क्या होगा कि इस पर फोर्स हमारा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आपसे पूछा क्या है यहां पे कि भाई आप बताइए क्या, कि मैग्नीट्यूड बताइए उसका, उस फोर्स का, और डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर ही डायरेक्शन होगा, मतलब किधर होगा, ये टुवर्ड्स द वायर जाएगा, टुवर्ड्स द वायर जाएगा। अगर ये ज्यादा होता तो हम क्या कहते, किधर आएगा। चेक करते हैं, ये करते हैं हम इसको ये करते हैं सेम ऐसा हम देखिए बनाते हैं। जब यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, आइए अलग से एक पेज लेते हैं, उस पर करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। आपका लूप कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर का है, ये सभी 20 सेंटीमीटर के होंगे साइड, ठीक है। और ये लूप की डिस्टेंस है यहाँ से वायर से, वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कितना करंट है इसमें, 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर की करंट है इसमें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया है, यहां पे क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अच्छा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले इस वायर का निकालते हैं। हमने देखा इस पर इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इधर किस पे करेगा, बाहर की ओर। इन दोनों पे तो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इस पर हम पहले निकालते हैं, ये 20 सेंटीमीटर का है हमारा। तो पहले हम निकालेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कितना इस पॉइंट पे। तो निकालने का तरीका क्या है, B इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये वायर कितनी दूरी पे है, ये साइड 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, निकाल सकते हैं। μ0/4 पाई ये होगा I, जितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर कर रहा है। दूरी कितनी है, 10 × 10 की पावर। देखिए यहाँ पे क्या सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन जो करंट हमको दिया गया है वो एम्पियर में दिया गया है। बाकी चीजें सभी क्या है, MKS में, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर होगा। इस तरह से करेंगे। और देखिए यहां पर क्या होगा, एक 2 और आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उस टर्म से ये इतना कर सकते हैं हम। भाई ये 2 क्या है, 2 एम्पियर करंट है, ये दूरी है, और ये 2 कहां से आया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसका कंपोनेंट आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों 90 होंगे, 2 आएगा। ओके, तो ये हम रखते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहां के लिए मिल गया हमको। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है तो किसी करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, F इक्वल्स टू BIL होता है। अच्छा, फोर्स कितना हो जाएगा, यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं कि ILB, ऐसा लिख सकते हैं। I कितना है यहाँ पे, 1 एम्पियर है। लेंथ कितनी है इसके, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 10 की पावर, इसको भी चेंज कर लेंगे, -2 हो जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में है। और हम क्या कर सकते हैं, B की वैल्यू यहाँ रखिए, μ0/4। अच्छा, पूरी इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितना होगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 होगी। अच्छा, ये रखिए आप, ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा, 10 × 10 की पावर -2 आएगा। ये रिजल्ट आएगा किस पे, इस वायर पे फोर्स किधर होगा, ये ऊपर की ओर होगा। इस बोर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन हम बता देंगे लास्ट में। टूवर्ड्स द वायर ही होगा, ये तो पहले ही हमको पता है। तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो आपस में ये दोनों कैंसिल होंगे, आप कैंसिल हो गए यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम टोटल कहें कितना आया आपका, 8 × 10 की पावर, ये देखिए 4 and 2 and 10 की पावर -7, ये किस में आएगा आपका, न्यूटन में आ गया।
सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे फोर्स कितना होगा, इस वायर पे फोर्स कितना, ये किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम द वायर। तो ये फोर्स हम मान लेते हैं, ये समथिंग मैं इसको F1 अगर मान लूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, वहाँ पे F2 मान लूँगा कि ILB होगा। ये भी 90 बनाएगा ना, ये L और B के बीच का एंगल होता है, जहाँ पे देखिए लाइन एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 ही होगा। तो हम यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पहले से ही रख दे रहे हैं, तो तभी ये आ रहा ILB। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे रखेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे, F2 इक्वल्स टू I करंट आपको 1 एम्पियर दिया गया है, एंड लेंथ कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी हम रख देंगे यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर में निकाला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा क्योंकि 20 ये भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे निकालना है। इस वायर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कितना 10 + 20 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे हमने जो 10 रखा है वही बस चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा 30 हो जाएगा। आइए करते हैं कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻7 हमने रख दिया μ0/4π की जगह पे। देखिए ये हमने 10 सेंटीमीटर के लिए निकाला, तो यही तो चेंज होगा आर केवल। एंड यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे कितना होगा, बस चेंज ये आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि 30 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, उसी को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। कैलकुलेट करिए इसको भी, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पे ये 10⁻² -2 कैंसिल होगा, यहाँ से आपका ये जाएगा। F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन हमको पता है, 8/3 हो जाएगा, ये 8/3 एंड 10⁻⁻7 न्यूटन। अब बताइए कौन सा ज़्यादा है यहाँ पे, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F1 का। क्यों, वो पास में है, जाहिर सी बात है पास में होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अरे बायो-सेवर्ट के नियम से आपने पढ़ा होगा, करंट कैरिंग वायर उसके पास क्या होता है, 1/r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी हिसाब से आप देखिए, तब भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस पर फोर्स ज़्यादा होगा, जहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा। वायर की लंबाई वही है, करंट वही फ्लो कर रहा है, चेंज क्या हो रहा है, केवल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पास वाले पे ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमारा जो फोर्स लगेगा इस पर ज़्यादा लगेगा, और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द वायर। तो बस इनको कर लीजिए आपस में। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना, F नेट हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये F नेट कितना होगा, दैट इज F1 - F2, F1 - F2 यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा, F1 रख दीजिए आप, 8 × 10 की पावर, या कॉमन ले लेते हैं, 8 × 10⁻⁻7 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या होगा यहाँ पे, 1 - 1/3 न्यूटन, या इसी को बोल सकते हैं F नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 2/3 16। भाई यहाँ पे कितना है, 3 - 1 2/3, 8 2 टाइम्स कितना 16/3 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ये आएगा। डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द वायर, जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसी की डायरेक्शन में होगा ये। तो इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। तो इसमें हम पूरी तरह से जो है जो भी जानकारियाँ होंगी वहाँ लिख के करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको वहाँ पे करना है, और बिल्कुल भी आप वहाँ पे घबराइए मत। जो भी आपके फार्मूले हैं उसको अच्छे से जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि हमको फार्मूले लगाने में ही दिक्कत हो रही है, हम इसका मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.33 समथिंग आएगा न्यूटन में, ओके। तो इसे आप करिएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी सीरीज में। यहाँ पे दिया गया है, ए स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉयल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 200 टर्न्स कैरीज अ स्टेडी करेंट ऑफ 5 एम्पियर। कह रहा है कि स्क्वायर शेप में जो है, स्क्वायर शेप में एक प्लेन कॉयल है ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही, और यहाँ पे कितने टर्न है उसमें, 200 टर्न है। कैरीज अ करेंट 5 एम्पियर करंट लेके चलता है। आप देखिए यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हम इसको चेंज ही करना पड़ेगा। जो आप 100 दिया गया है सेंटीमीटर, उसको मीटर स्क्वायर में हम चेंज करेंगे।
इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, किधर एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, एंड कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल, इसका प्लेन एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, with the direction of field, in which orientation will the coil will be stable equilibrium। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये कब स्टेबल कब होगा, जब उसे टॉर्क लगना बंद होगा। टॉर्क कब लगना बंद होगा, क्या होगा, एम बी साइन थीटा, जहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक, वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। वहाँ हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी लिखते हैं, जहाँ पे चार्ज और उन दोनों चार डाइपोल के बीच की दूरी रखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे वही चार्ज करंट बन जाता है, वही डिस्टेंस हमारा एरिया, मतलब M इक्वल्स टू आई इंटू ए बनेगा। अगर n नंबर ऑफ कॉयल है तो क्या लिख देंगे हम, M इक्वल्स टू एन आई ए, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न होते हैं। तो स्टेबल कह रहा है, स्टेबल कब होगा भाई, जब वहाँ पे क्या हो, एंगल उसके बीच में कितना हो, जीरो, साइन जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, स्टेबल हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कि टॉर्क बताना है जब 60 डिग्री है, तो आप जानते हैं इसके लिए अब सभी एक ही फार्मूला है, एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा आपको कितना दिया है, जब 60 डिग्री हो, बी आपको दिया है कितना है, 0.2 टेस्ला हो, एरिया दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। एरिया करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है आपको, एन दिया है कितना, 200 टर्न्स। तो ये है, इसको रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। केवल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक, आपको देखने में ऐसा लगेगा लेकिन है कुछ नहीं इसमें, सिंपल सा आप कर सकते हैं, सभी कुछ आपको दिया है, टॉर्क निकालना है, ये तो निकाला, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर द करंट अप टू 1 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। देखिए शंट क्या होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली आइडियली कंडीशन में बात करें तो क्या जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। किस में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब हम मीटर बनाते हैं क्या पैरेलल में लगाएंगे, एंड रिक्वायर टू कन्वर्ट दिस अमीटर टू मेजर द करंट 5 एम्पियर। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। इसको भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे अमीटर एक दिया गया है कि 8 एम्पियर, ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। हम जानते हैं शंट के लिए कैसे, शंट के लिए मैंने कराया है गैल्वेनोमीटर में, शंट के लिए क्या होता है, एस इक्वल्स टू आई माइनस आई जी, जहां पे एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस है, ये यही पूछा है क्या आपसे, रिक्वायर्ड शंट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, हाँ बिल्कुल सही। एस आपसे पूछा है शंट रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे, जो पैरेलल में लगाएंगे वहां पे। आई जी आपको दिया गया है कितना है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर दिया गया है। इसका रेजिस्टेंस दिया गया है क्या, जी यही है, 0.8 है, ठीक है। आई कितना दिया गया है, अच्छा ये है आपका, जितना आपको निकालना कि 5 एम्पियर हमको मेजर करना है उसी अमीटर से, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 5 एम्पियर है। और यहाँ पे क्या, आई जी कितना होगा, आई जी आपका होगा 1, आई जी कितना होगा 1। तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 0.8 होगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वही आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.2 ओम आएगा। यही शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, 0.2 ओम। कर सकते हैं, ये आपको बार बार करवाया, कई क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको क्लास के दौरान, और यही बड़ा सिंपल सा आप कर सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होंगे आपके लिए। और सोचिए ये भी लॉन्ग में आया था कि आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 0.2 ओम आया, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, 33 है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज ऑफ अप टू 3 वोल्ट। अब देखिए, जब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, किसमें, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे। अच्छा, सीरीज में लगाते हैं, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम हाई बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि आइडियल कंडीशन में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट किया गया था, वो कितना होगा, V इक्वल्स टू आई जी आर प्लस जी होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर है जो जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम है, तो 16 ओम आपको दिया हुआ है, ये है जी की वैल्यू। सो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, मतलब आपको आई जी दिया गया है 4 मिली एम्पियर, मतलब 4 × 10⁻³ एम्पियर में चेंज कर लेंगे। मिली का मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁶, ठीक है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर, मेजर द वोल्टेज अप टू 3 वोल्ट। ये आपको 3 दिया गया, यही आपको निकालना है। अच्छा, तो यहाँ से इस तरफ ले आइए, इसको ऊपर रहेगा, नीचे आएगा, कितना हो, 3/4 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे है, इस तरफ ले आइए, यहाँ पे 3 है, 3/4 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस जी, जी कितना है, 16 ओम है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, पॉइंट में आएगा ये 7 टाइम्स जाएगा, 0.75 आएगा, और 10⁻³ है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 10⁻³ में ये 2 इधर चला गया, 750 आएगा, 750 इक्वल्स टू R प्लस 16 होगा। R कितना हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ ले 750 माइनस 16 होगा, कितना हो जाएगा, 1064, 4 बचेगा, 3 बचेगा एंड 7, यही आपका वैल्यू होगा। तो ये देखिए काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, 734 ओम, तो ये होगा। इनके कंपैरिजन में आप देखिए 734 ओम है, इसीलिए बोलते हैं हम क्या, हाई रेजिस्टेंस एक लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। अच्छा, अंतर समझिएगा, मैं कह रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं जब क्या होता है, उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट में कैसे लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। अमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगाएंगे, अगर करंट मेजर करना है उसके सीरीज में लगेगा, ठीक है, ये इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का है, कि कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है, एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस and then subjected to a uniform magnetic field B perpendicular to the direction of their motion. Compare their kinetic energy, कितना होगा, and if the radius 5 centimeter, determine the radius of the path described by the deuteron and alpha particle. यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि रेडियस अगर अल्फा प्रोटॉन का दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों का इसके कंपेयर में कितना होगा। समथिंग मान लिए प्रोटॉन का जो है रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल का उसके कंपेयर में जो है रेडियस कितना होगा, ये निकालना है हमको। तो कह रहा है एक प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V एंड देन सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फोर्स B परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। चलिए निकालते हैं। अच्छा, पहले इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, K = 1/2 mv²। अच्छा, यहाँ पे कैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे Q V से दिया जा रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसकी बात, यहाँ वेलोसिटी की कोई बात हो नहीं रही, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किन बात पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज पे। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, कह रहा है तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो हम जानते हैं
कि अगर चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1 होता है। और रेशियो की बात करें चार्ज की तो ये भी 1 होगा। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो, हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2 4 होगा तो मतलब 2 होगा। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 2 प्लस होता है, 1 1 2 का रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में रेशियो कितना होगा, 1 1 2 का रेशियो होगा। चलिए ये हो गया, तो 1 1 2 का रेशियो काइनेटिक एनर्जी में होगा। दूसरा पूछ रहा है इफ द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर किसका है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का रेडियस आपको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमिन द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड द ड्यूटेरॉन एंड द अल्फा पार्टिकल। निकाल सकते हैं आप कैसे, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, वो भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए, तो उस कंडीशन में हमेशा वो चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, QVB, यही फोर्स अप्लाई होगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर है फोर्स के, क्योंकि QV क्रॉस B, अगर वेक्टर रूल से आप देखें कि A क्रॉस B इक्वल्स टू C, इसका मतलब जो C वेक्टर है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर है, आप देखिए वर्क डन अगर आप निकालेंगे 0 होगा। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, आपका जवाब क्या होगा, कर सकता है, लेकिन कैसे, वो कर सकता है कि ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से हम उसका एक्सेलरेट हो सकता है, जिसे बोलते हैं क्या, वो सर्कुलर मोशन में करता है तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसकी लिमिट होगी। और वर्क डन बाय द इन मैग्नेटिक फोर्स ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो सेम डिस्प्लेसमेंट F, अगर वैसे भी निकालें क्या होगा कि वर्क डन F इंटू डी, ठीक है, वो भी 0 आएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं R कितना होता है, mv अपॉन QB होगा, mv अपॉन QB होगा। अच्छा, यहां हम जानते हैं कि यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम होता है ना, m इंटू पी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं उसको, QB होगा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, कैसे निकालते हैं हम जानते हैं इसको, आप लोग कैसे निकालेंगे, K इक्वल्स टू क्या होता है, K इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर होता है। आइए अलग से देख लेते हैं, एक सेकेंड यहीं पे देख लेते हैं क्या होगा ये, कि K इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, K इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, 2m होगा। ये m, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, p का स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ, या बोल दो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2km, या p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2km, ये होता है ना, ये आप कर सकते हैं 2km, वही यहाँ पे यूज करेंगे तो रेडियस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, √2km अपॉन क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि Q को भी, यहाँ पे K को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2 इंटू क्यू इंटू वी कर सकता हूँ इंटू m, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, वही एक्सेलरेट करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में क्या होगा, Q इंटू बी होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1/b, और ये चार्ज अंदर अगर जाए तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2m एंड v, अपॉन में क्या होगा, ये Q स्क्वायर, ये कट जाएगा, Q आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज हो नहीं रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, पोटेंशियल भी हमने कहा है सेम है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे मास और चार्ज भी वेरी करेंगे। तो यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा है कि सभी में रेशियो कैसा, मान लेते हैं कि R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कि √m अपॉन Q, ऐसे निकाल सकते हैं, यही दोनों तो वेरी करेंगे। अगर ये हमारा किसका है, प्रोटॉन का है, तो हम देखेंगे कि भाई ये ड्यूट्रॉन का कितना होगा, हम ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होगा, प्रोटॉन का कितना होगा, दोगुना होगा, दोगुना होगा ना मास, तो 2 टाइम्स होगा, तो 2m लिख देते हैं। और चार्ज कितना होगा आपका, सेम चार्ज होता है, Q होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो, √2 टाइम्स होगा प्रोटॉन के, यहाँ प्रोटॉन Rp लिख देता हूँ,
रूट 2 टाइम्स होगा किसके, आरपी के। जो प्रोटॉन का रेडियस आएगा, जो सर्कुलर रेडियस बनेगा, उसका रूट 2 टाइम्स मतलब 1.414 होगा, टाइम्स होगा जो प्रोटॉन का रेडियस होगा। सिमिलरली अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास रखेंगे, मास कितना टाइम होगा, 4 टाइम्स होता है मास। चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, तो ये कितना आएगा, रूट 2, ये भी आएगा रूट 2 आरपी। प्रोटॉन के मास का रूट 2 टाइम्स होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जो भी रेडियस का 5 सेंटीमीटर है तो उसमें मल्टीप्लाई करिए रूट 2 का, वही आंसर होगा। पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द ड्यूटेरॉन एंड, ठीक, यही आंसर होगा आपका। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब सोचने का आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को देख के हमारे मन में सॉल्व हो जाए पहले ही। वहाँ पे ऐसे हमको रखना है अपना दिमाग कि सभी चीज़ें हमको याद रहें, चीज़ों को अच्छे से अच्छे बार बार पढ़ाई करते रहिए, तो आपको सब आपको वहाँ पे क्लियर होता रहेगा तुरंत के तुरंत, आप तुरंत कर लेंगे उसको। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बार बार उसको प्रैक्टिस करिए आप उसको। एक बार में याद नहीं होता, आपको बार बार उसको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी आपको ये सब क्लियर होगा कैसे ये सब किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दिया गया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव इन सर्कुलर पाथ एंड हेलिकल पाथ सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स। ये पिछले पहले भी करवा दिया है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन 0 होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के और के बी का बराबर होगा, चाहे जो भी मानिए कि के आई एंड के एफ क्या होंगे, इक्वल है। जब वर्क बराबर होगा क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क। और जब वर्क हमारा 0 हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो ये इसका आंसर तो आपको पहले भी एक क्वेश्चन में आया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द, चलिए पहले वाले पार्ट को करते हैं कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड V। तो ये तो हमको आपको सभी को आइडिया होगा कितना होगा, F इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, q चार्ज होगा एंड v क्रॉस v, ये होगा। अगर वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हम कैसे लिख देंगे, q इंटू ई लिख देंगे बस। इसी क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज ने दिया था इसको कि जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो तो ये कंडीशन लगाएंगे। यहाँ हालांकि यहाँ पे नहीं है तो मत लगाइए इसको, केवल यही लिखिए एक्सप्रेशन, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होगा। अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में कब रहेगा, जब चार्ज हमारा मान चलिए मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, कितना एंगल बनाते हुए, चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए, तो क्या होगा, वो हमेशा सर्कुलर होगा, उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अच्छा, सर्कुलर कभी कभी आपसे पूछेगा सर्कुलर किस प्लेन में लाई करेगा, तो हमेशा याद रखिए कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऊपर है या नीचे है उससे मतलब नहीं, जिस भी प्लेन में है, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस प्लेन उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो यहाँ पे ये आपकी बात नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है अगले क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है आपसे, अभी देखते हैं आगे भी शायद हो। तो ये क्या है कि ये सर्कुलर पाथ कब होगा, जब जब चार्ज इंटर करे उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही तो वेलोसिटी होगी उसकी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 हो, उस कंडीशन में चार्ज कैसे पाथ पे मोशन करेगा, सर्कुलर। दूसरा क्या है कि हेलिकल पाथ कब होगा, देखिए एक कंडीशन और होती है कि जब चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, दैट इज द जीरो एंगल। तो जीरो एंगल होने पे भी हमारा जो एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि साइन आएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब फोर्स चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, चार्ज अगर स्ट्रेट लाइन में है सीधा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक हेलिकल पाथ है कि जब क्या हो, चार्ज ना जीरो पे हो ना 90 पे हो, चार्ज क्या है ना जीरो पे हो, जैसे मान चलिए ये हमारा डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी हमारा कुछ ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड से ना 90 बना रहा है ना जीरो बना रहा है, ये समथिंग कुछ एंगल मान लेते हैं, समथिंग जनरल एंगल थीटा है, वो कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 37, 53 कुछ भी होगा। तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा
ये सब करवाया है डिटेल में, एंड v साइन थीटा। तो यहाँ पे ये इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, और एक होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो डायरेक्शन आपके क्रिएट होंगे इस तरह से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाते हैं, v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा। v होगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर टर्म होगा v साइन थीटा, वो क्या करेगा, उसको सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाएगा। एंड जो हमारा v कॉस थीटा है वो क्या है, v कॉस थीटा कंपोनेंट पे हम जानते हैं किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो उस कर्व को क्या करता है, जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन में उसको क्या करता है, उसी चार्ज पार्ट को आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से क्या सर्कुलर के साथ वो कर्व जो है आगे भी बढ़ता रहता है। तो वहां पे हमारा कुछ पाथ ऐसा बनता है कि ये अपना टाइम पीरियड एक सर्कल कंप्लीट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, और दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच का कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड में v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा ये पिच निकल आएगा, कितनी दूरी हो भाई, ये वेलोसिटी है इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस निकल आएगा, उसी को पिच बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में हेलिकल पाथ पे मोशन होगा इसका। ये तो बता ही दिया आपको। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। अभी तो ये सेम था, ये क्या होगा, f इक्वल्स टू कितना था, q v क्रॉस b होगा, यही तो होगा इसका आंसर। दूसरा क्या है, एक न्यूट्रॉन है, इसी में दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ही तरह मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वल वेलोसिटी है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, या मैं यहाँ पे बात करूँ तो बोर्ड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोन दिखाया गया है। ट्रेस आउट द पाथ ऑफ द फील्ड देयर पाथ्स इन द फील्ड। पाथ कैसे होंगे आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमारा जब सर्कुलर पाथ पे घूमने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेडियस बनाता है वो कितना बनाता है, mv अपॉन qv। यहाँ हम कहें फोर्स हमारा कितना होना चाहिए, qv क्रॉस b। अब एंगल बनाए तो बात दूसरी, लेकिन यहाँ पे सभी जगह 90 है तो हम कह सकते हैं qvb। तो ये फोर्स तो हमें चाहिए, तभी तो होगा सर्कुलर पाथ पे, या वो वहाँ पे कर्व करेगा कि नहीं, मतलब चार्ज हमारे लिए जरूरी है। यहाँ से देखिए यहाँ पे चार्ज है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमारा कितना होता है कि +2 होगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, जब ये चार्ज पार्टिकल ही नहीं है न्यूट्रॉन, इस पे क्यू ही 0 है, तो इस पे किसी प्रकार का फोर्स क्यों लगेगा। हमने कहा ना कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, तब उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन जब क्या हो कि जब उस पर चार्ज ही नहीं, उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा, ये अनडिफ्लेक्टेड तरीके से, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे के सीधे निकल जाएगा। तो ये क्या है, इसका पाथ आप समझ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होगा, किसी प्रकार का इस पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा। अच्छा, इस पर चार्ज कितना होगा आपका, देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता, 1 यूनिट होगा। अच्छा, अब हम मास की बात करते हैं। यहाँ पर मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो मास इसका जो होता है वो कितना होगा कि मास होगा ये, यहाँ पे अगर m मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 4m के करीब होगा। ठीक है, 4m, और चार्ज नीचे होता है। अगर आप देखें तो हम रेडियस का टर्म में बात करें कि mv अपॉन qb, भाई चार्ज 1 यूनिट है, ठीक है, मास 1 यूनिट है, और यहाँ पे क्या है कि चार्ज क्या है, 2 यूनिट है, ठीक है, 2qb बना और 4 यूनिट मास। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा जो पार्टिकल है उसका रेडियस, वो बड़े रेडियस का एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, एक सर्कल पे घूमेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एक छोटे रेडियस के पाथ पर घूमेगा, एक कर्व पे घूमेगा। क्योंकि यही आपको बात लिखनी है यहाँ पे, जस्टिफाई और आंसर, यही सब बातें आपको बतानी है वहाँ पे, सिंपल से। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, A uniform magnetic field B is set up along the positive x axis। इसका फिगर है नहीं है, चलिए देखते हैं।
कह रहा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, इज सेट अप along the positive x axis. A particle of charge q and mass m moving with a velocity v enter the field at the origin in xy plane such that it has velocity component both along and perpendicular to the magnetic field b. Trace given region the trajectory followed by the particle and find out the expression for the distance moved by the particle along the magnetic field in one rotation. चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दिख रहा होगा सभी को, क्लियर होगा यहां से। ठीक, तो यहां पे देखते हैं, कह रहा कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, सेटअप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, एक सेटअप किया गया है किधर, पॉजिटिव एक्स। यहीं पे बना लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा, ये दूसरे का फिगर मैं इसे यहाँ बनाता हूँ कि एक जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो किधर है, एक्स डायरेक्शन में। ये मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया गया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया तो मान लेते हैं प्लस ही है, मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v enters the field at the origin in the xy plane। कह रहा xy प्लेन से, मान लेते हैं ये y है तो xy प्लेन से ये क्या करते हैं, इंटर करते हैं, such that it has velocity component both along and perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। मतलब इसमें दो कंपोनेंट है। अगर वेलोसिटी मैं ऐसे दिखाऊं कि ये v कंपोनेंट है तो एक तो हमारा क्या होगा, इसी के अलॉन्ग होगा, दैट इज v cos थीटा, और एक किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, v sin थीटा कंपोनेंट। मतलब कोई एंगल बनाते हुए ये इंटर किया है, कोई एंगल बनाते हुए ये इंटर किया है। अब क्या है, ये ट्रेस द and giving region the trajectory of followed by the particle। सिंपल सी बात है, कैसा होगा, एक हेलिक्स बनाएगा या हेलिकल पाथ पे मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जिधर की हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जो कि हम उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाएगा, और दूसरा उसको आगे ले जाएगा। तो जब एक पार्टिकल उसको सर्कुलर पाथ पे करवा, दूसरा उसको आगे ले जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम हेलिकल पाथ पे मोशन करना, या और इसी को बोलते हैं हेलिक्स। पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगा। किस पाथ पे मोशन करेगा, हेलिकल पाथ पे मोशन करेगा। ये बात हुई, यही दिया है, ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। चलिए उसे हम पिच बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपसे पूछा है कि अगर वन रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वन रोटेशन, मतलब जब एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसे वन रोटेशन बोलेंगे। तो कह रहा है उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है क्योंकि ये कंपोनेंट है, तो ये पिच कितना होगा, मतलब ये दूरी कितनी, ये डिस्टेंस कितना, उसे पिच बोलते हैं हम लोग। पिच निकालने का तरीका क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि ये पूरा टाइम पीरियड एक पाथ कंप्लीट करने में, देखिए फाइंड द एक्सप्रेशन डिस्टेंस पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन कंप्लीट कितने समय में करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड हमने निकाल रखा है, क्या होता है, 2πr होता है अपॉन जिस भी वेलोसिटी से है वो मोशन रख दीजिए, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप रखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना आता है कि 2πm अपॉन QB आएगा। चलिए यहाँ पे पिच पूछा है, पिच कितना होता है, टाइम पीरियड। भाई हम क्या जाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमको डिस्टेंस निकाला, स्पीड इनटू टाइम निकाल दी। तो स्पीड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाता है, v cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी वर्क करेगा, इसको आगे ले जाएगा। और टाइम पीरियड हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा पिच निकल आया कितना। ये सब डेरिवेशन अच्छे से करवाया गया है, आपकी कॉपी में अभी भी होगा, उसको रिवाइज करते रहिए। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने का तरीका, कैसे दिमाग में तुरंत के तुरंत क्लिक करे वहाँ पे। ये नहीं काफ़ी समय तक आप उसमें वेट कर रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा क्या ऊपर है क्या नीचे है, ठीक है, QB ऊपर था या 2πm नीचे था, ठीक।
तो ये सब आपके वहाँ पे परेशानी ना हो, इसलिए इसको बार बार आप सॉल्व किया करिए, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा पिच, कितना पिच है, यही आपसे पूछा आंसर है, ठीक है। ये पिच कहलाता है, PITCH पिच होता है। जब हेलिकल पाथ में मोशन करता है तभी ये पिच होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे वैल्यू दी गई 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, 10⁻⁴ टेस्ला ये भी दिया है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा ये गलत है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, नहीं ये अंदर की ओर दिया गया है तो इसको डाउनवर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो हम डाउनवर्ड इसको बना लेते हैं, ये डॉट होना चाहिए, या डॉट हो या तो वहाँ डाउनवर्ड लिख देते हैं तब भी काम हो जाएगा, किसी एक जगह आप सही बनाएंगे। तो अब ये डॉट रखने से क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर है, आप सही है। कह रहा है कि एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ दिस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बताना है आप। तो इसको करना आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक बात और हमको ध्यान रखना कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया गया, हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो फोर्स है, QV×B होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर से इंटर कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है तो हम वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में लेंगे, बाद में हम निगेटिव कर लेंगे। अगर इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है तो वेलोसिटी हमारा, अगर इसको हम x मान लेते हैं, चलिए ये x, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है ना, तो हम क्या करेंगे, V×B करेंगे, V×B करेंगे तो किधर आएगा, देखिए V हमारा इस डायरेक्शन में फिंगर पॉइंटेड किया, एंड और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर, V×B, V हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर है, हमको समझना है किधर हम कर्ल कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लेते हैं तो क्या करेंगे, नीचे की ओर जाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर V×B करते हैं ना, V से B की ओर जाना है, V किधर है, उस डायरेक्शन में है, और B किधर है, ऊपर की ओर, V×B, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से इसका फोर्स किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, अगर Y माने तो Y डायरेक्शन में। अच्छा दोनों तरीके से करते हैं, एक तरीका हमने ये देख लिया, आप फोर्स इस पे किधर आ रहा है, ऊपर की ओर, तो इसका जो सेंटर होगा यहीं कहीं लाएगा, कुछ ऐसा सर्कल करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या, जैसे ही इंटर करेगा वो क्या करेगा, एक सर्कल यहाँ से बनाएगा, जिसमें क्या होगा, ये तुरंत घूमना स्टार्ट करेगा, कि यहाँ पे क्या है, ये ऐसे घूम के ये चलेगा, ठीक। लेकिन अगली बात करते हैं कि अगर सपोज करिए ऐसा ना होता, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा होता, अपवर्ड, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अगर डाउनवर्ड लिखा होता, ऐसा ही क्वेश्चन होता तो क्या होता, उस कंडीशन में क्या वेलोसिटी उधर होती हमारी, B अंदर की होता, तो हम क्या कहते हैं, V×B, ऊपर की ओर जाता, ऊपर की ओर जाता, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता, निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, निगेटिव, तो ये नीचे की ओर लगेगा, तो हमारा सर्कल कैसे बनेगा, ये ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सेंटर इसी डायरेक्शन में कहीं लाई करेगा। दूसरी बात आपसे क्या पूछा है, सोन इन द फिगर, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ फाइंड आउट द टाइम, ट्रेजेक्टरी हमने ड्रॉ की है, एंड फाइंड आउट द टाइम टेक्स टू कम आउट, अच्छा ये कितना समय लेगा इसको बाहर आने में। अच्छा होगा क्या कि जैसे ही ये इंटर करेगा ये सर्कुलर पाथ पे घूमने का प्रयास करेगा, और कितना घूम पाएगा, आप अगर ध्यान से देखें ये केवल एक सेमी सर्कल में घूम पाएगा। अच्छा लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि टाइम पूछा है, कितना टाइम लेगा ये पूरा घूमने में, तो अगर केवल सेमी सर्कल पे घूम रहा है तो कितना टाइम लेगा, हमें आइडिया है कि पूरा टाइम पीरियड कितना होता है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है सर्कुलर पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, हमने निकाला कि T = 2πm/QB, 2πm/QB होता है, ये टाइम पीरियड टोटल है। फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट, ओके, 2πm/QB होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका हाफ समय लगेगा, क्यों, एक सेमी सर्कल पे घूम रहा है, तो सिंपल सा आप इसको टाइम पीरियड निकालिए। हम यहाँ पे रेडियस पूछा था, रेडियस भी निकाल सकते थे, रेडियस कितना होगा,
और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रेडियस निकाल सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन अभी पूछा केवल आपसे जितना कहा जाए उतना ही करिए। इस टेक्स कम आउट फ्रॉम द दिस रीजन। अब इस रीजन से निकलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आया फिर इधर से निकल जाएगा, बाहर आ गया रीजन से बाहर। तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यूब। इसका हाफ होगा, हाफ कहने का मतलब ये कट गया, तो कितना आएगा, ये यही समय होगा हमारा। टी से हम दिखा देते हैं इसको, या हम टी प्राइम से दिखा देते हैं, तो यही समय होगा जिसमें ये बाहर आ जाएगा, πm अपॉन क्यूब। अब आपको वैल्यू यहाँ पे दी है, पाई की वैल्यू दी है, आपको पता है पाई 3.14। एम की वैल्यू कितनी है, अच्छा 9.1, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल 9.1 होता है इंटू 10 की पावर -31। ये है क्यू बी। क्यू कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 19 कूलम। एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 10 की पावर -5 टेस्ला। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बाकी चीज आपको यहाँ पे दिया है, कुछ रेडियस तो पूछा नहीं ना आपसे, वर्टिकली अपवर्ड सोन इन द फिगर, ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन। ठीक है, ये तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको रखने की, भले ही दिया गया है आपको, ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे भी निकल सकता है आपको। नहीं तो फिर आप रेडियस निकालिए, फिर पाई आर निकालिए, फिर उसको क्या करिए, उसके वेलोसिटी से डिवाइड करिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा। चेक करिएगा आप लोग, उस तरीके से भी आंसर, जैसे आप इससे निकालिए कि रेडियस पहले निकाल लीजिए mv अपॉन क्यूब, इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे m दिया गया है, मास ऑफ पार्टिकल रखिए, वेलोसिटी रखिए, आपको दिया गया है, q चार्ज आपको पता है, b रखिए, तो यहाँ से r निकल आएगा। फिर हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा पाई आर, मतलब इतना डिस्टेंस कितने समय में किया होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो समय कैसे होगा, उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करिए। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ये भी दिया गया है। तो ये सब करने के बाद आपका आंसर आएगा, तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, आप देखिए, deduce an expression for the frequency of revolution of charge particle in a magnetic field and so that it is independent of velocity or energy of particle। कह रहा एक्सप्रेशन फॉर डिड्यूस, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो ये इसका डेरिवेशन आपने कर रखा होगा ना, ऐसे ही तो निकालते हैं कि mv² r जो सेंटीमीटर फोर्स होगा वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स qvb के बराबर होगा ना, ऐसे तो निकालते हैं इसको। ये वेलोसिटी है यहाँ से, ठीक है, ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, r उधर जाएगा, r इक्वल्स टू कितना आया, mv अपॉन qv निकालते हैं। फिर टाइम पीरियड आपको निकालना, तो हम क्या करते हैं कि भाई 2πr डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। टाइम पीरियड क्या होता है कि वंस पूरा का पूरा वो सर्कुलर पाथ कितने समय में कंप्लीट करेगा, तो टोटल उसका सरकमफेरेंस होगा 2πr, अगर रेडियस हमको आइडिया है, एंड v से डिवाइड करिए, उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करिए, वही टाइम पीरियड होगा आपका। तो t इक्वल्स टू कितना होगा, 2πr, r यहाँ पे दिया गया है mv अपॉन qb, एंड v आपको यहाँ पे दिया, v से v कैंसिल करिए, t इक्वल्स टू कितना आया, 2πm अपॉन qb, ऐसे निकाल देंगे आप। बाकी आप उस वहाँ पे और करिए, डिटेल में मैंने लिखवाया भी है आपको। t इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb आएगा, 2πm अपॉन qb आएगा। और क्या पूछा, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या यहाँ पे कहीं वेलोसिटी का देखिए, हमने यही निकाला है ना, 2πm अपॉन qb। आप देखिए कहीं यहाँ वेलोसिटी है क्या, कहीं आपको एनर्जी दिख रही है किसी तरह की, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द, अच्छा किसकी बात, मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी की। अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये भी इसका रिवर्स होगा, 1/t होता है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा 1/t, दैट इज द qb अपॉन 2πm। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट होगा किससे, एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी से, तो बिल्कुल सही है।
ये दिखा देंगे आप इसी तरीके से, कहीं वेलोसिटी का टर्म है क्या, या कहीं एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो इस बात से आप दिखा देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यही होगी, केवल उसके चार्ज एंड मास पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वही रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप देखते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ फिगर शायद थोड़ा गलत हो लास्ट में, लेकिन फिर भी हम नया फिगर बना लेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज क्यू है मूविंग विद स्पीड v। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है q मूविंग विथ स्पीड v, इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये डायरेक्शन जो है हम इसको उस तरफ दिखा देंगे जिसकी आपको डायरेक्शन आइडिया सही लगे। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉजिटिव ही मानेंगे, कोई निगेटिव दिया नहीं है। मूविंग विथ वेलोसिटी स्पीड v, इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में इंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया गया है, अंदर की ओर। दैट इज एक्टिंग इनटू द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर सोन। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज q, चार्ज के द्वारा जो है पाथ कैसा फॉलो होगा, इन विच प्लेन डज इट मूव, ये किस प्लेन में मोशन में होगा। तो करिए, पार्ट ये है इसी का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पार्ट में दिया गया है आपको। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि मोशन में है विद स्पीड v, इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, दैट इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की ओर है, ठीक है, दिखाया गया है आपको, क्रॉस से दिखाया गया है। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज q, तो अगर इसमें इंटर करता है ये और इसके परपेंडिकुलर है, अगर इंटर कर रहा है कैसे, इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में अगर इंटर किया, ये इस डायरेक्शन में अगर इंटर करता है, कि इस डायरेक्शन में मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे इंटर करेगा उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको आसानी से दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए, अगर इस डायरेक्शन में इंटर करता है b किधर है, अंदर की ओर है, तो इस इधर फोर्स कैसे लगेगा, v क्रॉस b, मतलब फोर्स हमारा कुछ इधर लगेगा। इसका मतलब इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा, तो ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है कुछ ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, ये v है और ये चार्ज पार्टिकल हमारा कुछ ऐसे घूमेगा। और ये जो प्लेन में होगा वो हमेशा कैसे प्लेन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की ओर है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। मतलब ये अगर मान चलिए एक्स वाई है तो हमारा किस प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा। यही ऑप्शन, इन विच प्लेन डज इट मूव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज get affected if its velocity has a component parallel to b। अब कह रहा है कि how does the path followed by the charge get affected, अगर कैसे अफेक्ट होगा, if its velocity has a component parallel to b, अगर इसका एक कंपोनेंट किधर है, b के पैरेलल भी है। कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए, जैसे ये समझिए, ऐसे ही देखिए, सपोज करिए ऐसा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा और ये चार्ज पार्टिकल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, ना इसके हम परपेंडिकुलर जा रहा है, इस बार ये क्या कर रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है ना उसके परपेंडिकुलर, बल्कि किसी डायरेक्शन पे जा रहा है। देखिए कुछ एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ डायरेक्शन बनाएगा, ये बनाया एंगल बनाइए, यहाँ पे देखिए एंगल बना। अब इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जिस पर किसी भी प्रकार का फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वो सीधा लेके जाएगा उसको। दूसरा क्या, उसके परपेंडिकुलर जो उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा।
अब एक तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, उसके बाद वो आगे भी बढ़ेगा। इस कंडीशन पे वो एक हेलिकल पाथ पे चलता है जिसे हेलिक्स बोलते हैं। तो हमारा जो पाथ होगा उस कंडीशन में अगर कोई कंपोनेंट एक ऐसा है, और ये तभी होगा जब क्या हो, ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे इंटर करे, ना वो 0 हो ना 90 हो, अदर देन 0 एंड 90 के अलावा कुछ भी एंगल होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी वर्क करने लगता है। जो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ पे ना घूमकर बल्कि क्या हो करेगा वो कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ वो आगे भी बढ़ता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उस कंडीशन पे क्या होगा, एक हेलिकल पाथ पे मोशन होगा, कुछ ऐसा हेलिकल पाथ पे। और इस तरह से मोशन करने पे हेलिकल पाथ बोलते हैं। इसके विषय में अभी ऊपर भी देखा। और एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करता है, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगले सर्कल में, अगले सर्कल में, अगले सर्कल में। तो दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और ये कितने समय में तय करता है, टी समय में। ठीक है। तो अगर हम टाइम हमको पता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, तो इसी पिच बोलते हैं हम लोग। यही पूछा है आपसे, हैज कंपोनेंट पैरेलल क्या होगा, तो हमारा अफेक्ट करेगा वो क्या, हेलिकल पाथ पे करेगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अगला प्रश्न इसी में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है अगर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अप्लाइड सच दैट द पार्टिकल कंटिन्यूज मूविंग अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आइए इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कहने का मतलब ये है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और हमारा जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो अगर हम फोर्स की बात करें किधर होगा, अंदर की ओर। फोर्स कैसे होगा, ये हमारा वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, कर्ल करेंगे, फोर्स किधर आया, ऊपर की ओर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। अब यही क्या करेगा, इस पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे ना ले जाके स्ट्रेट पाथ पे नहीं ले जाएगा, पाथ पे ना जाके ये क्या करता है, इसको सर्कुलर पे घुमाता है। और कौन काम कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे इसको कौन घुमा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स घुमाएगा। कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां अप्लाई कर दें, अगर अप्लाई करते हैं और ऐसा अप्लाई करें सच दैट कि पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका मैग्नीट्यूड क्या है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, अगर पहले तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा था ना, दिक्कत क्या हुई कि वो चार्ज पार्टिकल इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड पे, उस पे मैग्नेटिक फोर्स तब स्टार्ट हुआ लगना। अगर क्या करें कि ऐसा हम कोई फोर्स लगाते हैं जिससे क्या हो, ये मैग्नेटिक फोर्स ही हमारा कैंसिल हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, ये पार्टिकल ऑटोमेटिक इस पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, अगर क्या करें हम कि ये चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा है, अगर हम इसको पॉजिटिव माने, भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि नेगेटिव है कि क्या है, लेकिन जब कहा गया ये पॉइंट चार्ज क्यू है तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे, तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर, अंदर की ओर है, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, किधर, किस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में लगाएंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स वर्क करे चार्ज पार्टिकल पे। वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हम लगाते हैं उसको लगाएंगे हम नीचे की डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पे अप्लाई करते हैं चार्ज पे, जिससे क्या हो, नीचे की ओर। अब ऐसा कब हो सकता है, जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे F इक्वल्स टू क्यू ई, आप जानते होंगे क्यू ई, कि ये तभी वर्क करेगा F इक्वल्स टू क्यू ई कि जब क्या हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होता है, अगर क्या हो कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे जो कि क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इससे क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा जो कि इधर लगेगा,
और कितना लगाएंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना लगाएंगे जिससे क्या हो कि ये जो फोर्स यहां पे आ रहा है क्यू वी कितना है, क्यू वी बी होगा, और इसके इक्वल हो क्यू ई। आपसे कहा क्या कहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बताना है, क्यू से कैंसिल होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, v इंटू बी के, ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और डायरेक्शन क्या हो कि अपोजिट मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ऐसे डायरेक्शन में लगाएं जिससे क्या हो, ये अपोज करे किसके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स को, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं। ये कब की बात कर रहा हूं, जब चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा निगेटिव होता तो क्या करते हम, तब ऊपर की ओर लगाते, तब क्या होता कि हमेशा उसके अपोजिट चलता है, लेकिन तब वो फोर्स भी तो चेंज होता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो सही है, आ जाएगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे। तो ये हमारा आज ये 40 क्वेश्चन, इसके पूरे जितने सीबीएसई बोर्ड के जितने भी आए हैं अभी तक, मैक्सिमम रखने का प्रयास किया गया है। पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। और इसको ऐसे क्वेश्चन को बार बार कुछ आपके देखिए, ये 2 पार्ट में आपका बना है। पहला पार्ट भी आप देखिए, इसके पहले हमारा 3 यूनिट बन चुका है, ये 4th यूनिट है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो और पिछले लेक्चर भी आप पूरे कंप्लीट किया करिए और बार बार रिवाइज किया करिए, और साथ में अपनी चीज़ें जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको भी रिवाइज करते रहिए। हम थ्योरी भी बताते रहते हैं इसी में आपको, जिससे आपको स्ट्राइक करे, बार बार चीज़ों को फार्मूले आपको याद रहें, एग्जाम के दौरान आप उसमें भूलें ना। तो ये सब आप बार बार रिवाइज करते रहिए, इससे आपका क्या हमेशा क्लियर रहेगा, और क्वेश्चन जो भी करेंगे आप तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, और एग्जाम के दौरान आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, चलिए उसको देखेंगे हम लोग, और बाकी हम अगले यूनिट पे अब काम करेंगे, हम लोग उस पर देखेंगे। और आप क्वेश्चन ये लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है और रिवाइज करिए, और भी आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी लगाते रहिए, और ज़्यादातर ये करिए कि आप जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, बार बार रिवाइज करिए उसको। इसी तरह से होगा कि आप इसको देखिए और पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं, और इन्हीं में से आएंगे, वो कुछ नए क्वेश्चन होंगे नहीं, इन्हीं में से रिपीट होंगे, तो इनको आप सॉल्व करते रहिए, बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और बने रहिए, पुराने वीडियोज़ भी आप देखा करिए, जो भी इसके पार्ट 1 हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हैं उसके लिए आप देखिए, ठीक है, पोटेंशियल के लिए हैं, इन सब के लिए आप देखिए, तो आपके काम का आएगा उसको, और एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।